साहिवाल लिए चले गए जहां वजीर आजम मीडिया नुमाइंदगान से बात कर रहे हैं। 30 साल से तो मुझे पता है, 30 साल से कि सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबलीज के रेट्स लगते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। तो हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं। कमेटी बैठी, कमेटी ने पूरी तहकीकात की और कमेटी ने मुझे रिकमेंडेशंस दी कि 5-5 करोड़ रुपए हमारे मेंबर्स ने लिए, जिनको हमने पार्टी से निकाला। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है, पॉलिटिशियंस को भी ये पता है, क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें यह भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को ख़रीदने के लिए। तो जब ये सबको पता है, मेरा सवाल ये है कि हम ये अपने मुल्क से ये कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि नंबर 1 जो सेनेट का बहुत बड़ा स्टेटस होता है, बड़ा एक रोल होता है एक फेडरेशन के अंदर, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सूबों को। अब अगर वो पैसे दे के उसमें से कई सेनेटर्स ने पैसे दे के आना है, और फिर वो किस तरह के लोग होंगे जो पैसे दे के आएंगे? वो कोई हातम ताई हैं जो कि वो ऐसे पैसे दे के आएंगे और फिर वो पैसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, वो कैसे, अगर कोई पैसे दे के आएगा, वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा अपने सूबे को? उसके अलावा वो जो एमपीज़ पैसे लेके अपनी वोट बेचेंगे, ये कौन सी जमहूरियत के अंदर है? ये कौन सी किस किस्म की जमहूरियत है? तो मैं इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। दोनों मेन पार्टीज़ ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो मैं अब ये हमारी पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन ख़त्म करने की, और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। ये सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। अमेंडमेंट रखेंगे पार्लियामेंट में। मुख्तलिफ आपको जो है वो चैलेंज के टेस्ट की, लेकिन उसमें वो नाकाम रही। पहले इस्तीफों की धमकी, लॉन्ग मार्च की धमकी, दूसरे ऑप्शंस, लेकिन नाकाम रही। लेकिन पंजाब में ये सूरत हाल है कि जहाँ पे एक बड़ी अपोजिशन जमात है, उसके अरकान असम्बली हर दूसरे रोज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिलते हैं और उनकी क़यादत पर और पीटीआई पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेनेट के बाद इस पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? ये पीडीएम जो अब मुख्तलिफ बहरानों में जो चैलेंजेस देखने में नाकाम रही है, सेनेट के इंतखाब के बाद इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पीडीएम ने फेल होना था। मैंने अपनी पार्टी की मीटिंग्स में कहा, मैंने कैबिनेट में ये कहा, मैंने मीडिया पे ये कहा। क्यों फेल होना था इन्होंने? क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे पब्लिक को निकालने के लिए। पब्लिक जब भी निकलती है तो वो हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ निकलती है। वो हुक्मरानों की करप्शन बचाने के लिए पब्लिक कभी नहीं निकली। अभी लेबनान में देखें, पब्लिक सड़कों के ऊपर है हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ। साउथ अमेरिका में कई मुल्कों में पब्लिक निकली है हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ। इराक में निकली है, वो कहते हैं कि जी करप्शन हो रही है। लेकिन कभी भी पब्लिक आज तक किसी करप्ट पॉलिटिशियन की करप्शन बचाने के लिए नहीं निकली, और ये कोशिश कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि लोग बेवकूफ़ हैं। लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ़ होता ही नहीं है जो पब्लिक को बेवकूफ़ समझे, और ये साबित हो गया। मीनार पाकिस्तान जो हमने 4 दफ़ा भरी है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान तो भरा ही तब जाता है जब लाहौर के लोग चल के आए। तो जब लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे, आप जितने मर्जी बाहर से कीमे के नान खिला के लोगों को लेके आए, कभी भी नहीं भरा जाता। तो ये जो फ्लॉप हुआ है पीडीएम, इसने होना था। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देगी अगर हमें आप एनआरओ नहीं देते, यानी हमने जो डाके मारे हैं हमें माफ़ नहीं करते। तो इसने तो फेल होना ही था। और ये आगे भी इनका ये अपनी पार्टी से इकट्ठा रखते हैं जी,
हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत 2 महीने में, ताकि इनकी पार्टी इकट्ठी रहे, क्योंकि नजरिया तो है ही नहीं। किसी पार्टी का लीडर रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है, बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, वो जवाब दे नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड है, और वहां बैठ के वो समझ रहे हैं कि इनकलाब आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, वैसे तो परसेप्शन बेस्ड रिपोर्ट होती है, लेकिन समटाइम्स परसेप्शन जो है वो रियलिटी से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू समझी जाती है। दो चीज़ें जिसके ऊपर बाकी चीज़ें तो सामने आई, लेकिन एक डेमोक्रेसी और एक जो है वो जो रूल ऑफ लॉ है, उसके ऊपर पॉइंट्स जो है वो कम हुए हैं पिछले 2 सालों में। तो क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट का जो किरदार था वो पूरा अपना, ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उन्होंने पहले दिन से ही जिस तरह का किरदार अदा किया, और साथ रूल ऑफ लॉ के हवाले से साथ पुलिस जो है उसका बड़ा किरदार है, तो ये इनमें पॉइंट्स क्यों कम हुए, क्या समझते हैं आप? पार्लियामेंट चलती कैसे है? पार्लियामेंट के अंदर एक गवर्नमेंट होती है, एक ऑपोजिशन होती है। पार्लियामेंट चलती ऐसे है जब ऑपोजिशन का काम होता है कि मुल्क के मसले मसाइल की निशानदेही करे, और वो गवर्नमेंट को मुसलसल प्रेशर में रखे अवामी मसलों के ऊपर या कानूनी मसलों के ऊपर। लेकिन कभी डेमोक्रेसी ऐसे भी चली है कि ऑपोजिशन इकट्ठी होकर कहे कि हमारी चोरी माफ़ करो, हमें एनआरओ दे दो, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। और जो इन्होंने किया आपके सबके सामने है कि पहले दिन से शुरू हो गए, कभी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, उसमें हम कहें ठीक हम तैयार बैठे हैं, खोलें इलेक्शन। कभी कहें जी माशी हालात बुरे हैं, वो माइशत के तो जिम्मेदारी हैं, तो वो हमारे से पूछ रहे हैं जी कि ये देखिए कर्जे ये चढ़ गए हैं, और हमारे से पूछ रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं कि एनआरओ दे दें। फिर फैटफ के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल किया, क्योंकि फैटफ के अंदर मुल्क ब्लैक लिस्ट हो सकता था, और ब्लैक लिस्ट का मतलब कि सैंक्शंस लग सकती थी, तो इन्होंने उसके ऊपर फिर हमें ब्लैकमेल करना शुरू, और फिर बाकायदा लिख के दिए कि 34 शिकें चेंज करो 38 में से, यानी नैब को ख़त्म कर दो। तो जमहूरियत तो नहीं चलती ऐसे। जमहूरियत तो अब चोर इकट्ठे हो जाए और कहें जी हमारी चोरी छोड़ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो ये तो जमहूरियत नहीं चलती। और इसलिए वो ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की डिबेट और गुफ्तगू होना चाहिए था, जो कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। मेरा नाम मियां असलम है, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं एक्सप्रेस टेलीविजन से हूँ। मैं कुछ नाम आपके सामने लूँगा और उन नामों पे मेरा सवाल बेस करेगा। बैरिस्टर शहजाद अकबर, मुराद सईद, डॉक्टर शहबाज गिल, ये ऐसे नाम हैं जो फ्रंट लाइन पर डिफेंड भी आपको करते हैं और अपोजिशन का भी बड़ी तनकीद का निशाना बनते हैं। कोर्ट में भी इनके हर दूसरे दिन पेशियाँ करते हैं। दूसरी तरफ इन्हें पार्टी के अंदर भी कुछ हमलों का सामना रहता है, मुखालफत होती है। सेम जैसे उस्मान बुज़दार साहब को आप लेके आए हैं, कोविड में इन्होंने जिस तरह काम किया, दूसरे इन्होंने काम किए, वो पता चलता है कि हर तीसरे माह जो है वो कोई 8-10 लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने के जो है चक्कर में है। तो आप इस मैस में कि अपने लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करें? ऑपोजिशन और ख़ास तौर पे इनके जो बड़े बड़े नामवर डाकू जब ये तनकीद किसी की करते हैं तो वो उसका एजाज़ होता है। ये जब मुझे तनकीद करते हैं ना ये सारे हर रोज़ शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के, तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूँ मुल्क में। अगर ये मेरी तारीफ़ करें तो मैं अपनी तौहीन समझूँ, क्योंकि ये इन्होंने 30 साल से 35 साल से इस मुल्क का खून चूसा हुआ है। तो अगर वो हमारे लोगों की तनकीद करते हैं, फिरदौस की, इसकी, शहबाज की और मुराद सईद की, तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इसका मतलब ये जहाद कर रहे हैं इन चोरों के ख़िलाफ़। और जहाँ तक अंदर बदकिस्मती से ये तो होता ही है पॉलिटिक्स में, अंदर एक पार्टी के अंदर भी कंपटीशन चलती है, क्योंकि ये कोई रेजिमेंटेशन तो नहीं होती है, कोई एक डिक्टेटरशिप तो नहीं है, तो इसमें तो ये चलता रहता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। पीएम साहब, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद चौधरी है और मेरा ताल्लुक 92 न्यूज़ लाहौर से है। पीएम साहब कहते हैं कि ज़माने भर के जो मोतबर हैं वो खुद लरजते हैं आइनों से, कोई तो इनका हिजाब पलटे, मैं इनका रोज़े हिसाब देखूं। आपने इनके हिजाब पलटे हैं जो कब्ज़ा माफिया था,
जो सियासी माफिया था, इसके उनके ऊपर आपने हाथ डाला। पहले साल हजारों एकड़ आपने और सीएम साहब ने जबरदस्त कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया और जबरदस्त एक्शन लिया। फिर बीच में कुछ खामोशी आ गई। अब आपने फिर से कब्जा माफिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त हाथ डाला है। लाहौर में खोखर पैलेस हो, दीगर कब्जा माफिया हो, बहुत जबरदस्त ऑपरेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में दोबारा से फिर से ये कब्जा माफिया जो है चंद माह के बाद दोबारा से फिर एक्टिव हो जाए? इस हवाले से क्या इकदाम करें? पाकिस्तान में जो कब्जा माफिया फैलते गए हैं, बढ़ते गए हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये कब्जा माफिया के पीछे सियासी रहनुमा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बल्कि पॉलिटिशियंस खुद कब्जा माफिया का हिस्सा बन चुके हैं। वो खुद ज़मीनें कब्जा करते हैं और ये कब्जा माफिया चल सकता ही नहीं है जब तक इनकी पुश्त के ऊपर गवर्नमेंट ना खड़ी हो। खोखर पैलेस गिराया गया और मरीम नवाज वहाँ पहुँच के खड़ी होकर उन्होंने बड़ी उसकी हौसला अफजाई की, एक कब्जा माफिया की। इससे क्या चीज़ सामने आती है? इससे नंबर वन चीज़ तो ये सामने आती है कि ये जो इसने मरियम से सवाल पूछना चाहिए था कि पहले ये तो चेक कर लें कि जो इसने ज़मीन इसकी छुड़वाई गई है क्या इसकी वाकई अपनी थी या इसने गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्जा किया हुआ था, क्योंकि वो तो सब कुछ कागजात में है। रजिस्ट्री, लैंड रजिस्ट्री के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि इसकी ज़मीन ही नहीं थी जो पकड़ी हुई है। 1.25 अरब रुपए की ज़मीन यानी 130 करोड़ रुपए की ज़मीन के ऊपर इसने कब्जा किया हुआ था। और वो मुल्क की जो अपने आप को फ्यूचर लीडर कहती है और एक करप्ट आदमी जो कि मुल्क से फरार हुआ पैसे चोरी करके, उसकी बेटी उसकी हिमायत कर रही है जिसने 1.25 अरब रुपए की गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था। इससे क्या साबित होता है कि पहले तो ये सारा जो कब्जा हुआ था वो इनकी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था और इन्होंने इसको पूरी प्रोटेक्शन दी इस कब्जा माफिया को। और फिर इस कब्जा माफिया से जो अगला सवाल है कि वो जो इनकी खिदमत करता था वो भी पता चले कि कैसे क्या खिदमत करता था। इसका मतलब कि ये पहले कब्जा ग्रुप की पुश्त पे खड़े होते हैं, फिर उससे फ़ायदे उठाते हैं। अब अगर तीसरी चीज़ ये कि अगर गवर्नमेंट यानी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो कब्जा ग्रुप के साथ, तो फिर इंतज़ामिया क्या कसूर है? वो फिर क्यों ना अपने कब्जा ग्रुप पाले? फिर पुलिस क्यों ना अपने कब्जा ग्रुप के साथ कनेक्शन रखे और पैसा बनाए, जबकि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है? तो ये जो कब्जा ग्रुपों ने मुल्क में तबाही मचाई हुई है, शहरों में सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो इनकी ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, वो बेचारे मेहनत कश जाके कमाई करके ज़मीन खरीदते हैं, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। ये इसलिए होता है कि पीछे इनके ये बड़े बड़े डाकू जो पॉलिटिशियंस हैं ये खड़े होते हैं। तो इंशाअल्लाह पॉलिटिशियंस के पीछे भी इन किसी बड़े बड़े डाकुओं को हमने नहीं छोड़ना, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा और इनके जो नीचे बैठे हुए हैं कब्जा ग्रुप, इनको भी हमने किसी को नहीं छोड़ना। मेरा एक सवाल आपसे मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर तफसीली होगा। पीडीएम बनी, आपकी हुकूमत के खिलाफ 11 जमातों ने पीडीएम बनाई, मौलाना फजलुर रहमान को उसका सरबराह बनाया। इस्तीफों से बात होती हुई अब फॉरेन फंडिंग तक पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग से नाला होकर मौलाना फजलुर रहमान ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर फैसले मरियम और बिलावल ने करने हैं तो वो पीडीएम के सरबराह क्यों हैं। उसके बाद साथ ही आपने उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग और कुछ गैर मुल्की ममालिक से इमदाद के हवाले से, फंडिंग के हवाले से भी केस इलेक्शन कमीशन में डाल दिया। आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान अब पीडीएम के सरबराह रहेंगे? क्या देख रहे हैं कि वो फॉरेन फंडिंग का सामना करेंगे या आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे? फॉरेन फंडिंग का एक ऐसा हुआ